अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में क्या भारत पर एटमी हमला होने वाला है? तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे भारत में खलबली मच गई। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के ऐलान को एटमी हमले की धमकी समझ बैठा। सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुलाने के ऐलान ने भारत के औसान खता कर दिए हैं। ये अथॉरिटी एटमी हथियारों के मामलात से मुतल्लिक फैसले करती है, तहम पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई वाज़ेह धमकी नहीं दी गई, बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में और भारत में भारतीय दहशतगर्द कैंपों को निशाना बना सकता है। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर सहाफी हामिद मीर की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया है। हामिद मीर की जानिब से बताया गया है कि तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में खलबली मच गई। भारत DGISPR के ऐलान को एटमी हमले की धमकी समझ बैठा है। जनरल आसिफ गफूर की जानिब से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुलाने के ऐलान ने भारत के औसान खता कर दिए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी एटमी हथियारों के मामलात से मुतल्लिक फैसले करती है, तहम पाकिस्तान की जानिब से एटमी हमले की कोई वाज़ेह धमकी नहीं दी गई, बल्कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के तौर पर अफगानिस्तान में और भारत में भारतीय दहशतगर्द कैंपों को निशाना बना सकता है। दूसरी जानब भारतीय दरअंदाजी के बाद DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पाक भारत कशीदगी पुलवामा वाक़े से शुरू हुई। वजीर आजम, वजीर खारजा और फिर मैंने भी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पुलवामा वाक़े से मुतल्लिक तफसीलन बताया। बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। दुश्मनी में भी बेवकूफी और झूठ का सहारा लेता है। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि आपने हमला किया तो हम सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। इसके बाद मैंने भी 3 चीजें कही थी। 21 मिनट तक वो पाकिस्तान में मौजूदगी का दावा कर रहे हैं। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने खबरदार किया कि अल्लाह पाक की ज़ात सबसे बड़ी है, लेकिन हम इनको कहते हैं कि आए 21 मिनट रह कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी एयरफोर्स हर वक्त फिजा में नहीं रह सकती। जंग की हालत में जमीनी, फजाइया और बहरी अपने अपने सेफ गार्ड लेती हैं। एयरफोर्स की कशीदगी के बायस मामूल की पेट्रोलिंग होती रही। कल रात भी मामूल की पेट्रोलिंग जारी थी। रिडार सिस्टम भी हमें बता रहा था कि किस तरह वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। पहले भी वो बॉर्डर के करीब आते रहे, लेकिन इतने नहीं आते थे कि हदूद के अंदर हों। सियालकोट और लाहौर सेक्टर में खतरा था, बहावलपुर में भी खतरा था। भारत सियालकोट और लाहौर सेक्टर में हमला करना चाहता था। रिडार पर भारतीय तैयारों की पहली पोजीशन लाहौर सियालकोट सेक्टर की जानब बढ़ते हुए देखी गई। हमारे रिडार सिस्टम ने पिक किया कि इनके तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर में हमारी LOC क्रॉस कर चुके हैं। वहां पर जाकर हमारी एयरफोर्स ने चैलेंज किया और वो वापस भाग गए। भारतीय फजाइया की दरअंदाजी से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। जब्बा के मुकाम पर भारतीय फजाइया ने 4 बम फेंके और भाग गए। अगर तो वो स्ट्राइक करते तो फिर बाकायदा लड़ाई होती। अगर इनका टारगेट हमारे फौजियों पर होता तो फौजी यूनिफॉर्म में होते। भारत पाकिस्तानी फौजी तंसीब पर हमला करने का फैसला करता तो वो LOC क्रॉस किए बगैर कर सकता था। भारत का ये मकसद नहीं था, बल्कि इनका टारगेट ऐसी जगह थी कि सिविलियन आबादी पर अटैक करते, ताकि वो दावा कर सकते कि हमने दहशतगर्दों को मारा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि वो दावा करते हैं कि हमने 350 दहशतगर्द मारे हैं, लेकिन इनका खून या कोई डेड बॉडी तो वहां मौजूद नहीं। अगर कोई बिल्डिंग तबाह होता तो वहां मलबा होता। कोई एक ईंट भी नहीं टूटी। झूठ के कोई पांव नहीं होते। जाए वकुआ सबके लिए खुला है, वहां जाकर तस्दीक की जा सकती है। झूठ के तो कोई पांव नहीं होते। उन्होंने पहले भी स्ट्राइक करके झूठ बोला। वजीर आजम ने कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे, जबकि मैंने कहा था कि सरप्राइज देंगे। हम उन्हें सरप्राइज देंगे जरूर।
ہم بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب ضرور دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایئر فورس کا پہلا کام حملے کو ناکام بنانا ہوتا ہے۔ ہماری ایئر فورس نے وہی کام کیا اور ان کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ثابت کیا ہے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جمہوریت ہے۔ ہمارے یہاں اتفاق رائے ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں اور عوام متحد ہیں۔ ہم نے خطے میں امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔